हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में 5 प्रोसेस होता है। पहला है फ्रेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट इज इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में होता क्या है। Before making any investment, one must formulate an investment policy for systematic functioning. The main components of investment policy includes, तो हम जानेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, इन्वेस्टेबल फंड्स। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टेबल फंड्स में हमें पहले ये देखना होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, हमारे पास कितने फंड्स हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, सोर्स ऑफ फंड्स। जैसे कि मान लो हम अपना सेविंग से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कहीं से बोरो करके हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम बोरो कर रहे हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि the amount or the fund or the borrowed, then the rate of return on investment must be higher than the rate of borrowing। तुम जिस रेट पे तुम कोई भी फंड ला रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हें रिटर्न में बोरोइंग से ज़्यादा देता हो। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमें जितना चाहिए अगर उसी हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और नीड, जो चीज़ हमें चाहिए, ज़रूरत है, वो सब भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिटर्न में रेट ऑफ रिटर्न हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ, वो हमें एक इनकम कह सकते हैं। अगर वैसे हमें मिल रहा होगा तभी हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिस्क परसेप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नीड फॉर लिक्विडिटी। जब भी हमें वो पैसे जहाँ पे हम लगाए हैं अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम उसे तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जगह करो जहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन होता हो। एंड द लास्ट इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करो ये ध्यान में रखना कि वो कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करें तो वो सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज नॉलेज। कुछ भी काम करने से पहले हमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मान लो हम एक टीवी खरीद रहे हैं, टीवी खरीदने से पहले हम उसके बारे में बहुत सारा जानकारी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्रांड हुआ, फीचर्स हुए, प्राइस हुआ, बिकॉज प्राइस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्टोर्स टू स्टोर, ब्रांड टू ब्रांड, राइट। सिमिलरली when we start or we invest somewhere, we must have the knowledge of
like functions of brokers, modes of operations, and related tax we have to pay, and the extra charges they charge while investing. Okay, so from the first step we understand what are the things required, like investable funds, objectives and the knowledge. ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले. सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. अभी सेकेंड स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. तो यहाँ पे हम क्या जानकारी एनालिसिस करना होगा पहले कहाँ पे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है. जैसे कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मार्केट, इंडस्ट्री एंड द थर्ड इज कंपनी. ओके, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें बीइंग एन इन्वेस्टर हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मार्केट का जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे है. जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी, नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन, रिसेशन. ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ये सब के बारे में जानकारी ले लो. उसके बाद अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कहीं पे भी अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो इंडस्ट्री में तो एक अच्छे तरह से एनालिसिस कर लेना कि उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इंडस्ट्री क्या है. ठीक है, जैसे कि फैक्टर्स मान लो ग्रोथ रेट हो गया, ग्रोथ रेट, ग्रोथ पोटेंशियल, contribution of a industry in an economy. ये पता होना, ये अगर उसे पता है तो वो एक अच्छी तरह से डिसीजन ले सकता है कि उसे इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं. ठीक है, उसके बाद आता है कंपनी. एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख लेना. जैसे कि कंपनी का अर्निंग क्या होता है. ठीक है, अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईयर क्या है उसका. नेक्स्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, फिर मार्केट शेयर, एंड एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तुम अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो तो ये सारा फैक्टर्स पहले जानकारी ले लेना कि कैसा है वो कंपनी. ये सारे इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा कि वो कंपनी या इंडस्ट्री या मार्केट कैसा है, इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा. अगर ये फैक्टर्स तुम अच्छे से जान लोगे तो तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट फील्ड में किसी भी मोमेंट एंटर कर सकते हो एंड एग्जिट भी इजीली कर सकते हो. अगर पता नहीं होगा और तुम एंटर कर गए तो फंस जाओगे, फंस गए तो बाहर निकल नहीं सकते. तो एंट्री एंड एग्जिट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम खुद को, अपना इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हो. ओके, नाउ विल प्रोसीड टू इवैल्यूएशन. सॉरी गाइस, it's valuation. Okay, the next step is to determine
द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, हमें वैल्यू डिटरमाइन करना होगा कि हम कहीं पे अगर एक्सपेक्टेड रिस्क रखते हैं तो उसी हिसाब से हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलना चाहिए. The intrinsic value of a share is measured through a book value and the price earning rate of a share. The intrinsic value is a share then compared with its market value to make an investment decision. An investment is made to determine the future value of an investment. ठीक है, जिस तरह से हमें रिस्क एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह से हमें रिस्क के हिसाब से रिटर्न भी मिलना चाहिए. ठीक है, वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तुम 10% का रिस्क ले रहे हो तो 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये एक्सपेक्ट करना ये जायज़ है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिस पोर्टफोलियो में बहुत सारे तरीके लिखे होते हैं जिससे कि हम एक इन्वेस्टर को बहुत अच्छी तरह से उनका क्या कहते हैं, उनका नीड्स एंड वांट्स, उनका ऑब्जेक्टिव्स, वो सारा हम पता कर सकते हैं. मतलब जो एक इन्वेस्टर को चाहिए वही सारी चीज़ें एक पोर्टफोलियो में लिखी रहती है, जो कि हम अगर एक इन्वेस्टर आता है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो हम उसे वो पोर्टफोलियो देंगे. वो पोर्टफोलियो वो अगर पढ़ लेता है तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी में ये रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और इतना मैक्सिमम रिटर्न देते हैं और विथ मिनिमम रिस्क. ठीक है, जो कोई भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न हो, तो यही एक इन्वेस्टर चाहता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले. एंड द फाइनल स्टेप इज़ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ये हमेशा याद रखना कि कहीं पे अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, किसी भी एक कंपनी का होगा जहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, और तुम हमेशा पीरियडिकली उसे रेगुलर बेसिस पे मेज़र और कंपेयर करते रहना कि रिटर्न्स फ्रॉम द डिफरेंट सिक्योरिटीज़ कितने आ रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि तुम आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी ग्रो कर रहा है तो कल भी ग्रो करता रहेगा. ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी मोमेंट पे नीचे गिर सकता है. अगर तुम सही तरह से रेगुलरली पीरियडिकली अगर तुम इवैल्यूएशन करते रहोगे अपने इन्वेस्टमेंट पे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है. अगर डिक्लाइन कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है इन फ्यूचर, तो तुम विड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे. और अगर इवैल्यूएशन नहीं करोगे, वैसे ही छोड़ दोगे कि मुझे 1 साल बाद इतने पैसे तो मिलने ही है, छोड़ दोगे और वो कंपनी डूब गया होगा और तुम एट द एंड जाओगे और बोलोगे मुझे पैसा चाहिए. दैट वोंट बी एवर पॉसिबल ना. सो ऑलवेज कीप अ रेगुलर चेक ऑन इट. ओके, सो दैट यू वोंट गो ऑन अ लॉस. तो आज के लिए इतना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.